हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माण संबंधी कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर ने अपने सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। अपने सिद्धांत में कोबर का मुख्य उद्देश्य जो प्राचीन दृढ़ भूखंड तथा सन्नतियों के मध्य या भूसन्नतियों के मध्य संबंध स्थापित करना था। कोबर ने माना कि वर्तमान में जहाँ वलित पर्वत अवस्थित है वहाँ भूगर्भिक काल में या प्राचीन समय में भूसन्नतियाँ विद्यमान थी और कोबर ने इन भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण स्थल या ओरिजिन की संज्ञा दी है। अब देखते हैं कि कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ या जीएस इंक्लाइन क्या होते हैं। भूसन्नतियाँ एक लंबे, संकरे व उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें निरंतर तलछटों का निक्षेप होता रहता है तथा इसके साथ ही उसकी तली में धंसाव या अवतलन होता रहता है। और ये जो भूसन्नतियाँ हैं ये चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड से घिरी होती हैं जिनको कोबर ने प्लेटोजन की संज्ञा दी है या फिर इन्हें सामान्यतः अग्रदेश या फोरलैंड कहते हैं। कोबर ने अपने पर्वत निर्माण सिद्धांत की पहली अवस्था को भूसन्नति अवस्था का नाम दिया। इसके अंतर्गत प्रारंभ में भूसन्नति का निर्माण होता है। ये जो क्रेटोजन या दृढ़ भूखंड है इनके अपरदन से जो मलबा प्राप्त होता है वो नदियों द्वारा भूसन्नति में धीरे धीरे जमा किया जाता है। इस क्रिया को अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादों के निरंतर दबाव के कारण और उसमें भार में वृद्धि के कारण भूसन्नति की तली में निरंतर धंसाव होता रहता है और इसे सब्सिडेंस या अवतलन की क्रिया कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं अर्थात अवसादीकरण तथा अवतलन इनके लंबे समय तक चलते रहने के कारण जो भूसन्नति की गहराई है वो बहुत अधिक हो जाती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में मलबे का निक्षेप हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था है पर्वत निर्माण की अवस्था। जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी के संकोचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं और यही पर्वत निर्माण की अवस्था है। और इससे क्या होता है, जो भूसन्नति के तलछट पर बल पड़ता है अर्थात अग्रदेशों के पास सरकने से उत्पन्न संपीड़न के बल के कारण भूसन्नति के तलछट में सिकुड़न तथा वलन पड़ने लगता है और जो मलबा है या अवसाद है वो वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं और इससे भूसन्नति के दोनों किनारों पे संपीड़न के कारण दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिन्हें कोबर ने रेंट-केटेन का नाम दिया। अब भूसन्नति के मलबा का पूर्णतः या आंशिक रूप में वलित होना संपीड़न के बल पर आधारित होता है। यदि संपीड़न का बल सामान्य है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं तथा बीच का भाग वलन से अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने श्वानिसबर्ग की संज्ञा प्रदान की है जिसे सामान्य रूप से मध्यपिंड या मीडियन मास कहा जाता है। जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सक्रिय होता है तो भूसन्नति का समस्त मलबा वलित हो जाता है तथा मध्यपिंड का निर्माण नहीं होता है और संपीड़न का बल जितना ही अधिक तीव्र होता है पर्वतीकरण में उतनी अधिक जटिलता आती जाती है और कभी कभी संपीड़न का बल अधिक होने पे जो वलन है उसकी ग्रीवा टूटकर दूसरे वलन पर चढ़ जाती है जिससे कि इनका निर्माण होता है ग्रीवा खंडों का। अब कोबर ने अपने इस जो श्वानिसबर्ग या फिर मीडियन मास या मध्यपिंड के आधार पर विश्व के जो वलित पर्वत हैं उनकी संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके लिए कोबर ने अनेक उदाहरण दिए। कोबर के अनुसार जो यूरोप क्रेटोजन है
और दक्षिण में जो अफ्रीका क्रेटोजन या दृढ़ भूखंड है उनके बीच में टेथिस भूसन्नति अवस्थित थी। ये दोनों जो क्रेटोजन या अग्रदेश एक दूसरे की ओर या आमने सामने सरकने लगे, जिसके कारण जो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसमें कुछ मध्यपिंड के उदाहरण हैं, जैसे कि पेरेनीज और एटलस। यूरोप की पेरेनीज तथा अफ्रीका की एटलस पर्वतमाला के बीच में स्थित जो भूमध्य सागर है वो मध्यपिंड का ही उदाहरण है। इसी प्रकार कार्पेथियन तथा दिनेर्क एल्प्स के मध्य अप्रभावित जो हंगरी का मैदान है ये भी एक मध्यपिंड का उदाहरण है। इसी प्रकार एशिया तथा भारतीय जो क्रेटोजन है इन दोनों के एक दूसरे की ओर प्रवाहित होने से जो बीच की टेथिस भूसन्नति है उनके वलन से कुनलुन साल तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला या रेनकेटेन तथा तिब्बत के पठार का मध्यपिंड के रूप में निर्माण हुआ। तो ये है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब देखते हैं इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। अगर कोबर के सिद्धांत को देखें तो कोबर के पर्वत निर्माण का जो मूल आधार है वो है पृथ्वी का जो संकुचन, पृथ्वी के संकुचन के कारण उत्पन्न होने वाला संपीड़न बल। लेकिन वास्तव में देखें तो पृथ्वी की संकुचन की शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि वो इस प्रकार भूसन्नति के मलबे को वलित करके पर्वतों का निर्माण कर सके। दूसरा देखें तो जैसा कि हिमालय और कुनलुन सान के निर्माण के उदाहरण से देखते हैं तो इसमें कोबर ने माना कि जो एशियाई भूखंड तथा जो भारतीय भूखंड दोनों एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, जबकि वर्तमान का जो सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत वो इस तथ्य को खारिज करता है। उसके अनुसार एशियाई जो भूखंड है वो अपने स्थान पर स्थित था तथा एशियाई जो भारतीय भूखंड है वो उत्तर की ओर गति कर रहा था। तो ये इस प्रकार ये कुछ कोबर के सिद्धांत के कुछ दोष है।